आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। यानी एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। हमें क्या क्या चीज़ जानना है। यदि हम जब एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक्सरसाइज 1.2 का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों के उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक थ्योरम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एक प्रमेय है। इसके बारे में हम मेनली हम इसी की चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आभाज्य संख्या क्या होती है। आभाज्य संख्या या आभाज्य, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स और प्राइम्स। आभाज्य संख्या क्या होती है? कोई धन पूर्णांक जो एक या अपने आप से विभाजित हो, वह संख्या आभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो, दो, दो एक से विभाजित होती है या दो से। तीन, तीन एक से कटती है या तीन खुद खुद से विभाजित होती है। पाँच, पाँच भी एक से विभाजित होगी या फिर पाँच से विभाजित होगी। एक और पाँच के अलावा किसी भी संख्या से ये विभाजित नहीं होती। उसी प्रकार सात, तेरह, या दूसरी परिभाषा इसको कह सकते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे गुणनखंड जो किसी धन पूर्णांक से छोटा नहीं है। इसे देखिए, दो या दो से अधिक ऐसे गुणनखंड जो किसी धन पूर्णांक से छोटा नहीं हो। जैसे एक गुना दो को क्या लिख सकते हैं, एक गुना दो। दो का गुणनखंड क्या है, एक गुना दो। तो दो या दो से अधिक ऐसे गुणनखंड जो किसी धन पूर्णांक से छोटा नहीं हो। चलो, जो किसी धन पूर्णांक छोटा, मतलब किसी का मतलब जिस पूर्णांक जो जो संख्या आभाज्य संख्या है उससे छोटा नहीं हो। जैसे दो देखो, दो एक गुना दो, दो से छोटा सिर्फ एक ही गुणनखंड है, लेकिन हमें कह रहा है दो या दो से अधिक। तो यहाँ दो से अधिक तो कोई छोटा है नहीं दो से, सिर्फ एक ही गुणनखंड है जो दो से छोटा है, इसलिए इसको आभाज्य संख्याएं कहेंगे। दूसरा क्या है, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स और कंपोजिट्स। क्या होता है, वैसी धनात्मक पूर्णांक जो अभाज्य नहीं हो, मतलब वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, वह संख्या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, चार, चार एक और चार के अलावा दो से भी विभाजित होती है। छः, एक और छः के अलावा दो से विभाजित भी होती है, तीन से विभाजित होती है। दस, एक और दो के अलावा, एक और दस के अलावा दो से भी विभाजित होती है और पाँच से विभाजित होती है। तो देखिए, चार का गुणनखंड क्या है, दो गुना दो। छः का गुणनखंड दो या तीन। चार, चार संख्या है, चार से छोटा गुणनखंड, चार से छोटा दो गुणनखंड है, दो और दो। छः संख्या, छः छः जो है उसका गुणनखंड दो है जो छः से छोटा है, दो या तीन। यहाँ आभाज्य संख्या में क्या कहता था, दो या दो से अधिक ऐसे गुणनखंड जो किसी धन पूर्णांक से छोटा नहीं हो। यहाँ दो संख्या है जो इस धन पूर्णांक जो भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या है, उससे दो दो गुणनखंड जो है वो उससे छोटा है। छः छः भी, छः का दो गुणनखंड दो और तीन जो इससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या यौगिक है। अगला चलते सह अभाज्य संख्या। वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक एक हो, वह संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, 16 9, इसके इसका मतलब हुआ कि 16 और 9 का जब एचसीएफ निकालोगे तो इसका एक आएगा। मतलब देखिए, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जोड़ा में होती है। 8 और 7 यह भी सह संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 और 7 का एचसीएफ एक है। कहने का मतलब सीधा जान लीजिए, 8 और 7 सिर्फ एक से कटे और किसी से नहीं। 8 और 7 जो है, 8 और 7 में सिर्फ एक कॉमन हो। आठ, आठ का गुणनखंड क्या होता है, दो गुना चार। सात का गुणनखंड क्या होता है, एक गुना सात। आठ को दो गुना चार गुना एक भी लिख सकते हैं।
तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या है, एक है। तो 8 और 7 क्या है, आभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 16 और 9, 16 का गुणनखंड क्या होता है, 2 पर पावर 3 होगा 8, 2 पर पावर 4 हो जाता है 16 गुना 1, 9 का 3 का स्क्वायर गुना 1। तो यहाँ 16 और 9 में कॉमन क्या है, सिर्फ एक है। इसलिए यह कॉमन एक का मतलब एचसीएफ एक, एचसीएफ एक। तो 16 9 कौन सा आभाज्य संख्या हो गई। आप लोग आभाज्य संख्या, यौगिक संख्या और सह आभाज्य संख्या जान गए। अब हम आते हैं थ्योरम पर। थ्योरम का नाम क्या, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या थ्योरम क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या या प्रत्येक यौगिक संख्या, भाज्य संख्या क्या कहते हैं, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब आप समझे। जैसे देखिए, मान लेते हैं 120 कोई एक भाज्य संख्या है, ठीक। 120 को हम एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसे पहले भी आप लोग कर चुके हैं। 2 से कितना बार कैंसिल होगा, 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। यही कह रहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ये हम अभी बात करते हैं, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ये तो आप लोग जान गए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। जिसे देखिए 100, अब 140 है, 140 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखो 120 को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। कहने का मतलब है, इसका मतलब यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यदि कोई 3 लड़का को दो 120 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यदि ये ऐसे लिखे तो ये तीनों सही है। इस इस थ्योरम में कह रहा है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब यदि यह क्रम को छोड़ दो, जैसे कोई 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5 लिखा, कोई 3 पहले लिखा, कोई 5 पहले लिखा, यदि इस क्रम को छोड़ दो तो यह एक अद्वितीय होता है, मतलब ये यूनिक होता है, सबका बस सेम आएगा। यदि हम कह दें कि 120 का गुणनखंड करो और सभी को बढ़ते क्रम में लिखो, तो पहले क्या होगा, 2 वाला होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 120 के गुणनखंड को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हमें हमें सबका जितना भी स्टूडेंट होगा, यदि 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट को हम 120 का गुणनखंड करने के लिए कहेगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ही लिखेगा, तो यह एक अद्वितीय होगा, सबका आंसर सेम होगा। 120 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 3 3 2 है तो 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। यही है अभाज्य गुणनखंड। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो लिखते हैं उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं।
अब देखो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 को और 20 को कैसे लिखेंगे? देखो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 से 3, 2 गुना 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 से 10, 2 से 5, 2 गुना 2 गुना 5, 2 का स्क्वायर गुना 5। हमें 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ किसका किसका? 6 और 20 का। इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे? 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों जो दोनों जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन होगा, जो संख्याएं कॉमन होगी, वो उस संख्या का छोटा घात उस संख्या का एचसीएफ होगा। क्या बोले? फिर से देखो 6 और 20 है। 6 और 20 में जो 6 और 20 के गुणनखंड में जो संख्याएं कॉमन होगी उसका छोटा घात उस संख्या का एचसीएफ होगा। जैसे देखिए 6 और 20 में कॉमन क्या है? दो दो दोनों में है, तो दो। दो का छोटा घात क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 पर पावर 1। इसका एचसीएफ क्या हुआ? 2। और इसका एलसीएम एलसीएम क्या होगा? 6 और 20 का एलसीएम। 6 और 20 एलसीएम कुछ नहीं देखेंगे। जितनी भी संख्याएं होगी, जितनी भी आभाज्य संख्याएं होगी, जब दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो जितनी भी संख्या होगी उसका जो सबसे बड़ा घात होगा, सबसे बड़ा पावर होगा, वह संख्या उसका एलसीएम होगा। जैसे 2, 3 और 5 है। 6 और 20 के गुणनखंड में कितना संख्या है? तीन अभाज्य संख्या। कौन कौन? 2, 3, 5। तो हम 2 लेंगे, 2 का सबसे बड़ा घात 2 का स्क्वायर गुना 3 लेंगे, 3 का सबसे बड़ा घात 1 है तो 3 ही लिखेंगे, 5 का सबसे बड़ा घात 1 है तो 5 लिखेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5, 4 तिया 12 5 60। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 60। आप यहाँ से एक चीज नोटिस करोगे, ये दो संख्याओं का गुणनफल 6 गुना 20 बराबर इस इस दो संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। एचसीएफ किसका किसका? 6 और 20 का गुना एलसीएम 6 20 का। 6 गुना 20 बराबर एचसीएफ कितना है? 2। एलसीएम कितना है? 60। 6 गुना 20 120 बराबर 2 गुना 60 120। और हम लोग यह भी जान गए कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना जान गए। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से जान गए ये दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड किए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 आया। 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 आया। जब दो संख्या दिया हुआ तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि उस दो संख्याओं का गुणनफल उस दो संख्याओं का एचसीएफ और उस दो संख्याओं का एलसीएम के बराबर होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 और 15 लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो क्या होगा? 2 गुना 3। 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुना 5। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? जो इसमें कॉमन हो उसका सबसे छोटा घात। कॉमन क्या है? 3 है। 3 का सबसे छोटा घात क्या है? 1। तो इसका एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम इसका क्या होगा? 12 15 का एलसीएम क्या होगा? जितनी भी संख्या है, जितनी भी अभाज्य
संख्या है उसका सबसे बड़ी घात, जैसे दो का दो है तो दो का दो पर पावर दो, दो का सबसे बड़ा घात दो है। और एक संख्या तीन है तो तीन का पावर एक है। एक संख्या पाँच है तो पाँच की सबसे बड़ी घात क्या है, एक। तो पाँच, इसको क्या लग सकते हैं, दो दूनी चार गुना तीन गुना पाँच, चार तिया 12 बचे 60। एलसीएम कितना है, 60। तो हम लोग देखो हम लोग चेक करते हैं 12 गुना 15, इस दो संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम का इक्वल होगा। एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 60। 12 गुना 15 करोगे तो 180 आएगा और 3 गुना 60 करोगे तो 180 आएगा, ये दोनों बराबर होगा। और एक चीज देखो, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होगी वो इन दोनों संख्या यानी जिस दो संख्या के हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उस दो संख्या में यदि एचसीएफ से भाग देंगे तो वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखो 12 और 15, 12 में 3 से भाग देगा तो 4 बार कैंसिल होगा, 15 में 3 से भाग दोगे तो 5 बार कैंसिल होगा। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह सबसे छोटी संख्या होती है, एचसीएफ वह सबसे छोटी संख्या होती है जब हम उसमें 12 से भाग देंगे, जब हम उस संख्या से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे 60 में यदि 12 से भाग दोगे तो 12 पचे 60, 5 बार में 15 से यदि 60 में भाग दोगे तो 4 बार में कैंसिल होगा, 15 चौका 60 होता है। अब देखो तीन संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। मान लेते हैं 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 12 का एचसीएफ क्या होगा, 12 का आवाज गुणनखंड वितरण निकाले थे 2 स्क्वायर गुना 3, 15 का गुणनखंड 3 गुना 5 और 21 का गुणनखंड क्या होगा, 21 का 3 से 7 बार, 3 गुना 7। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका किसका 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है उसका सबसे छोटा घात। तो तीनों में क्या कॉमन है, 3 है, 3 का सबसे छोटा घात क्या है 1, तो इसका एचसीएफ 3। और इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जितनी भी संख्या इसमें अभाज्य संख्या है उसका सबसे बड़ा घात। जैसे 2 है तो 2 का सबसे बड़ा घात 2, 3 है तो 3 का सबसे बड़ा घात 3, इसमें 5 है तो 5 का सबसे बड़ा घात 5, इसमें 7 है तो 7 का सबसे बड़ा घात 7। 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 5 चौक 20 दिया 60 सत्ते 420। तीन इसका एलसीएम कितना है 420 और एचसीएफ 3। यदि आप इन तीनों संख्या को गुना करोगे और इसका एलसीएम और एचसीएफ को गुना करोगे तो ये बराबर नहीं होता है। तीन संख्याओं के लिए यह यह नियम लागू नहीं होता। तो सिर्फ दो ही संख्याओं में हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ दो ही संख्याओं के लिए कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन तीन संख्याओं में हम नहीं कह सकते कि तीन संख्याओं का गुणनफल उसके गुणनफल और योगफल के बराबर होता है। नहीं तो आप एक बार चेक कर सकते हो गुना करके। हम लोग क्या पढ़ लिए अभी तक, हम लोग एक एक कंसेप्ट ये पढ़े थे कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया हुआ हो, मान लेते हैं कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, तो वह दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल उसके एचसीएफ, इस दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ और इस दो धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य कब होगा, किसी भी संख्या के अंत में शून्य कब होगा, जब जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा हो। जिसे देखते हैं, यहाँ आपको बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट का एग्जांपल हम यहाँ देते हैं, नहीं तो हम यही दे देते हैं। 10 10 के अंत में 0 क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड जब करोगे तो 2 गुना 5, 2 और 5 का कम से कम एक जोड़ा है। और किसी भी संख्या के अंत में 2 जीरो हो
तो इसका मतलब 2 और 5 का 2 जोड़ा होगा, तो 2 गुना 5 1 जोड़ा और 2 गुना 5 2 जोड़ा, 2 2 का 2 स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 2 5 स्क्वायर, तो 2 2 पचे 10 2 पचे 10 10 गुना 10 क्या होता है 100। यदि किसी संख्या के अंत में यदि 3 जीरो लाना हो तो उस संख्या के उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का 3 जोड़ा होना चाहिए। अब जिसे देखते हैं क्वेश्चन से, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो जानते होंगे धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 और आगे इसी तरह से हम गिनती की संख्या भी कहते हैं। किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, जिसे 4 पर पावर n है, इसको हमको ज्ञात करना है कि क्या ये संख्या 0 पर समाप्त होगी, मतलब इसका इकाई अंक, इसका अंतिम वाला अंक क्या 0 होगा। तो हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 पर पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 2 स्क्वायर पावर n, 2 स्क्वायर पावर n को 2 गुना n को 2 n गुना कर लेंगे। जब हम 4 का गुणनखंड किए, जब हम 4 का गुणनखंड किए तो हमें इसका गुणनखंड में सिर्फ 2 ही आया। देखो 4 पर पावर n के गुणनखंड में सिर्फ 2 है, लेकिन हमें तो 0 पर समाप्त होना चाहिए, तो इसका गुणनखंड में 5 भी होना चाहिए। यदि 4 पर पावर n अंक 0 पर, यदि छोड़ दो 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 4 पर पावर n के गुणनखंड में गुणनखंड में 2 और 5 का एक जोड़ा होना आवश्यक है, लेकिन इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, बस यही लिख देना है। उसी तरह से यदि क्वेश्चन से यहाँ बदल बदल कर दे सकता है, यहाँ दे सकता है 6 पर पावर n, जिसे क्वेश्चन से 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा, जहाँ n क्या है प्राकृत संख्या, तो हम 6 का गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुना 3 पर पावर n, यहाँ 2 है और 3 है, 5 नहीं है, तो इसलिए इसका भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो उसी तरह से हम लिख देंगे 6 पर पावर n के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 है, यानी 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 पर पावर n के गुणनखंड में 2 और 5 का एक जोड़ा होना आवश्यक है, लेकिन इसके गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है या फिर 5 नहीं है, इसलिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में, आभास संख्या पढ़ ली। आभास संख्या क्या पढ़े, जो संख्या एक या और अपने आप से विभाजित है वह संख्या आभास संख्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं इसको, या कौन सी संख्या होती है, वैसी संख्या जो अभाज्य नहीं हो, मतलब एक या अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो। आभास संख्या क्या होता है, वैसे वैसे दो संख्या यानी सहवास संख्या पेड़ में होता है, जोड़ा में होता है, याद रखिएगा। वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक एक हो
उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, यानी दो संख्या में कॉमन मैक्सिमम अधिक से अधिक कॉमन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा अंकगणित की आधारभूत परिमेय। तो अंकगणित की आधारभूत परिमेय में हमने क्या देखा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि यदि यह गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड है उसके आने वाले क्रम, आने वाले ऑर्डर जो होगा, जब जब ये हम जिसे हम ये कर रहे हैं, जिसे 120 का गुणनखंड के इस ऑर्डर को इग्नोर कर दे, इस ऑर्डर को इग्नोर कर दे तो सबका आंसर सेम आएगा। यदि हम इस ऑर्डर को कह दें कि आप घटते क्रम में लिखो, तो यदि सभी को घटते क्रम में कह देंगे लिखने, तो सभी का आंसर यही आएगा। तो यह आंसर क्या होगा, यूनिक होगा। और हमने यह भी यह भी पढ़ा कि यह परिमेय संख्या एक के लिए लागू नहीं होता। और एक ये भी याद रख लेना, एक ना तो अभाज्य है ना ही यौगिक संख्या है। उसके बाद हम लोग ने एग्जाम्पल किया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और देखा कि किसी दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया हुआ हो, ए बी हो, तो ए गुना बी, इस दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यह तीन संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। किसी भी संख्या के अंत में यदि जीरो हमें लाना है तो कम से कम उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का एक जोड़ा होना चाहिए। हमने ये पढ़ा। उसके बाद ये क्वेश्चंस कर किया। तो अब हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस।